हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो सेमेस्टर 5th के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले अभ्यर्थी और जो जनरल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का ये कोरिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कोरिलेशन का पिछले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और हम लोग स्पीयरमैन का भी रैंक कोरिलेशन देख चुके हैं। उसमें हम लोग ये स्पीयरमैन का कोरिलेशन पढ़े थे, जिसमें 2 पॉइंट हम लोग पढ़े थे। यानी कि पहला विधि क्या था कि जब रैंक ऑलरेडी रैंक दिया हुआ हो, यानी कि कर्म, किसी मूल्य का कर्म ऑलरेडी दिया हुआ हो, तो कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हम लोग जब मूल्य दिया हो तो उससे रैंक कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे पिछले ही क्लास में। तो आप लोग पिछले क्लास का वीडियो अवश्य देखें, इम्पोर्टेंट है आप सबों के लिए। तो उस वीडियो को देखें, फिर आगे यहाँ से आपको समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं। अगला विधि स्पीयरमैन द्वारा दिया गया जो विधि अगला है वो क्या है कि जब समान मूल्य का जो रैंक है, या मूल्य जो बार बार रिपीट जो हो रहा है, एक ही मतलब सब कई मूल्य एक जैसा आ जाता है। कई बार क्या होता है, एक ही मूल्य बार बार आ जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार आ जाता है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इस विधि का नाम क्या है, समान कर्म होने की पर संशोधन कैसे करते हैं और उसको हम किस फॉर्मूला से बनाएंगे। तो कहता है कि यदि श्रेणी का कुछ पद मूल्यों का समान कर्म से देखा गया हो तो उपरोक्त सूत्र में संशोधन करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पहले हम लोग सूत्र पढ़े थे उसमें संशोधन करना पड़ता है। यानी कि जब किसी मूल्य बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हम लोग मूल्य पढ़े थे, आगे पढ़ रहे थे कि इस तरह से मूल्य बढ़ रहा है कि 5 7 8 9 8 फिर 8, ऐसे करके 8 8 बार बार आ जाए तब जाता है। तो इसका रैंक क्या है, सब ये तीनों का रैंक तो इक्वल होना चाहिए। तो इसी विधि को हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसे एग्जाम्पल स्वरूप। लेकिन ये क्या होता है कि इसमें एक संशोधन करना होता है हम लोग को फार्मूला में। पहले हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, उस फार्मूला में आर के इक्वल टू क्या पढ़े थे, 1 माइनस समेसन ऑफ 6 क्या था फॉर्मूला हमारा, आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू क्या था, समेसन ऑफ डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये समेसन ऑफ टी स्क्वायर है, तो जो बार बार रिपीट होगा मूल्य, जो बार बार रिपीट मूल्य आएगा, उसका रैंक जो होगा, जो रैंक हम उसका देंगे वो कितनी बार आएगा, जो बार बार मूल्य कितने बार आ रहा है। यानी कि मान लीजिए 72 बार आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे एक फार्मूला, ये जोड़ेंगे, देख लीजिए इसमें जोड़ दिया गया है फार्मूला, प्लस में कर देंगे। उसी में क्या करेंगे, समेसन ऑफ डी स्क्वायर में से प्लस कर देना है, एम का होल क्यूब माइनस एम बटे 12 करके, यानी कि जितना बार रिपीट होगा उतना बार हम इसको ऐड कर देंगे। इतना बार हम क्या करेंगे, इसको ऐड करते जाएंगे वही फार्मूला में। आइए देखिए, उसी को फार्मूला को यहाँ दिखाया गया, देख लीजिए दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक बार दिखाया हुआ। अगर कहीं एक बार रिपीट होता है तो एक ही बार प्रयोग करेंगे, अगर 2 बार रिपीट होता है तब फिर करेंगे एम क्यू प्लस एम बटे 12। फिर से अगर 3 बार रिपीट होता है तब फिर से करेंगे एम क्यू प्लस एम बटे 12, ऐसे करके जोड़ते जाएंगे। आइए हम इसको बना करके सॉल्व करके देखते हैं। इसी टाइप का एक फार्मूला हम लोग लिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ये देखते हैं, यहाँ पे कहता है एम जो पद है वो पद मूल्यों की संख्या जिन्हें समान कर्म प्रदान किया गया है, यानी कि जिस मूल्य को समान कर्म प्रदान करता है। मान लीजिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ एक्स और वाई दिया हुआ है, क्या है, एक्स और वाई दिया हुआ है। तो एक्स में देखिए तो 72 और 72 बार 2 बार आया हुआ है, यानी कि समान समान आ रहा है 72। तो कितने बार 72 आया है, 2 बार। तो यहाँ पे जो एम होगा, एम क्यू माइनस एम था बटे 12, तो इसमें एम 2 आ जाएगा,
2 बार हो रहा है तो 2, अगर 3 बार आ रहा है देख लीजिए, यानी y में 3 बार 13 13 आ रहा है, तो m इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वहाँ x में m इक्वल टू क्या हुआ 2 बार, और y में m इक्वल टू 3 बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 3 बार रिपीट हुआ और इसमें यहाँ 2 बार ही रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम उसका रैंक देंगे। आइए हम देखते हैं इसको रैंक दे करके कैसे रैंक देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए x दिया हुआ है, ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। अब हम पहले क्या कर रहे थे कि एक एग्जांपल जो पहले पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें हम लोग बढ़ते कर यानी कि सब घटते क्रम में, यानी कि जो सबसे बड़ा था उसको पहला पद दिए थे, और उससे छोटा था उसको दूसरा पद, और उससे छोटा था उसको तीसरा पद हम दिए थे, तीसरा रैंक दिए थे। तो आज हम देखते हैं इसमें कि हम घटते क्रम में कैसे दे सकते हैं, यानी कि सबसे कम मूल्य को पहला रैंक, सब उसके बाद मानिए कि उस सबसे कम से जो ज़्यादा है उसको दूसरा अंक, उससे ज़्यादा है उसको तीसरा अंक। देखिए तो इस x में देखिए x मूल्यों में से सबसे कम कौन सा है तो 50 है, तो इसको पहला अंक दे दिए। तो उसके बाद दूसरा क्या है 52 है, तो दूसरा अंक दे दिए। उसके बाद तीसरा है तो देखिए तीसरा अंक दे दिए। उसके बाद 63 है तो 4 नंबर में, तो चौथा रैंक दे दिए इसको, देख लीजिए। उसके बाद 63 से छोटा कौन है 72, देख लीजिए 72, लेकिन 72 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो क्या है, तो हम लोग पहले क्या किए हैं 4 बार, यानी कि 50 से 63 तक का जो है वो 4 डिजिट है, यानी कि चौथा पद इसको मिल चुका है, यहाँ तक चौथा पद मिल जाता है। तो पाँचवा इस 72 का होगा और छठा इस 72 का होगा। तो पाँचवां पद और प्लस छठा पद दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर क्या आ जाए 11/2 इक्वल टू 5.5 प्राप्त हो जाता है। तो दोनों को अब हम 5.5 करके दे देंगे, देख लीजिए दे दिए 5.5 करके। उसके बाद सातवां पद क्या है 73, उससे बड़ा कौन है 73, तो इसको सातवां, उससे बड़ा 75, तो 8वां पद। अब देख लीजिए उसी तरह y को भी हम करेंगे। y में देखिए सबसे छोटा कौन है, देख लीजिए 10 है, तो सबसे छोटा का पहला अंक। उसके बाद उसके बड़ा कौन है 11, तो इसका दूसरा अंक। उससे बड़ा कौन है 13, तो इसको चौथा अंक। उसके बाद भी 13 है तो इसको भी चौथा अंक। उसके बाद भी 13 है तो इसको भी चौथा अंक। चौथा अंक ये कैसे दिए सो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ चौथा अंक कैसे दिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5वां नंबर पर क्या है 1 2 3 4 5 में 13 आया है 5वां नंबर तक, यानी कि तीसरा चौथा पाँचवां, तीसरा चौथा और पाँचवां, ये तीसरा चौथा पाँचवां का जो है वो 13 3 बार रिपीट हुआ, एक ही मूल्य बराबर आया। तो क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे। तो कौन कर लीजिए इसको 3 + 4 + 5 बटे 3 है, 1 2 3 अंक है, इसका एवरेज निकाल देना है। 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है देखिए 12/3 इक्वल टू 4 आ जाएगा, देख लीजिए। तो 4 करके तीनों का पद मिल जाएगा, 4 रैंक इसका हो जाएगा, 4 4 करके तीनों का हो जाएगा, यानी कि 13 जितने बार आए सबका 3 3 4 4 रैंक प्रदान होगा। तो इस प्रकार से हम 4 4 तीनों को दे दिए हैं। अब क्या था कि छठा रैंक क्या था, छठा उससे 13 से सबसे बड़ा क्या है 16 है, 16 है तो इसका रैंक छठा दे दिए। उससे बड़ा कौन है 20 है, तो उसका 7वां रैंक दिए। उससे बड़ा कौन है 28 है, तो इसको 8वां रैंक प्रदान किए। अब ये हम रैंक दे दिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंसेस निकालना है। तो डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे हम देख लीजिए। R1 - R2 हम करते थे, R1 - R2 करते थे, R1 - R2, R1 - R2 इक्वल टू डिफरेंस, अंतर निकाल लेते थे। और क्या होता था ये डी जब भी आता था तो ये 0 होता था, यहाँ 0 होना चाहिए। देख लीजिए आप इसको निकाल करके देख लीजिए। 8 में 1 गया तो प्लस में 7, 7 में 2 गया तो प्लस में 5, 5.5 में 4 गया तो 1.5, 5.5 में 4 गया तो 1.5, प्लस में 4 में 4 गया 0, 3 में 4 गया तो 3 में 7 गया तो माइनस में 4, 2 में 6 गया तो माइनस में 2 4, और 1 में 8 गया तो माइनस में 7। अब देखिए माइनस माइनस को एक साथ रख लीजिए और प्लस प्लस को एक साथ कर लीजिए। तो देखिए प्लस प्लस को एक साथ करके देख लीजिए सभी का योग कितना आ जाएगा 7 5 12, 12 और 3
ये दोनों का योग कितना 3, 12 3 15 आ जाता है, प्लस में 15 आ गया। अब माइनस में देख लीजिए 7 4 11 और 4 15, माइनस में भी 15 आ गया। देखिए डिवीजन 0 हो गया, यानी कि डी आया 0 आ जाता है। अब क्या है, डी स्क्वायर हमको निकालना है, फार्मूला हमको डी स्क्वायर मांगता है, तो बस इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, डी को स्क्वायर देंगे। 7 7 49 देख लीजिए हो गया, 5 5 25, 1.5 इंटू 155 करेंगे 2.25 आ जाएगा। 1.5 करेंगे तो इसको मल्टीपल कर देंगे, इतना आ जाएगा। देख लीजिए इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको स्क्वायर इतना और इसको स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो मिला जुला करके समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमको प्राप्त हो गया, 159.5 ये प्राप्त हो गया। अब जो अभी हमने फार्मूला दिया था इसको उस फार्मूला पर बैठा देंगे। उस फार्मूला को कैसे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ रिपीट हो रहा था हमको 2 बार, तो देखिए आर के इक्वल टू 1 माइनस की 6 समेशन ऑफ, देख लीजिए 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर को ले लिए, प्लस में देख लीजिए एक बार इसको लिए हैं, यानी कि एक्स में रिपीट हुआ था, देख लीजिए 2, यानी कि इसका रैंक 2 का रैंक बराबर आया था। तो यहाँ पे एक्स जो एक्स का एम होगा वो कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू 2, और वाई का एम जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सबको जोड़ देंगे। हो सकता है कि एक्स में 2 बार रिपीट हो, आपको एक्स में 72 2 बार आया, उसी तरह हो सकता है 55 और 55 2 बार आ जाए, तो यहाँ 2 बार योग करेंगे हम इसको। हो सकता है 3 बार आ जाए, तो यहाँ एम स्मॉल एम इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने बार रिपीट करेगा, जो भी अंक जितने बार रिपीट करेगा उतना हम इसमें ऐड करते जाएंगे, यानी कि इस फॉर्मूले में हम ये ऐड करते जाएंगे। देख लीजिए इसको ऐड कर दिए, दोनों को 2 बार किए। यहाँ देखिए प्लस के बाद डॉट 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 है फॉर्मूला में, मतलब अगर और रिपीट करता तो यहाँ भी हम एम क्यू माइनस एम बटे 12 कर सकते थे। तो 2 बार रिपीट हुआ है तो हम 2 ही बार लेंगे, देख लीजिए 2 बार ले लिए हैं। और नीचे में ये तो फार्मूला में तो स्पष्ट पहले से ही हम पढ़ चुके हैं, कोरिलेशन का एन क्यू माइनस एन होता है, यानी कि क्या होता था एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन होता था। इसको मल्टीपल किए थे तो क्या हो गया था, एन क्यू माइनस एन, और एन नहीं यहाँ 1 होना चाहिए था, तो मल्टीपल करके हो गया था। अब क्या करिए, आप पुट कर दीजिए इस वैल्यू को। देखिए 1 माइनस 6 इंटू ये समेशन ऑफ टी स्क्वायर यहाँ ले लिए हैं। और देखिए पहला क्या था, 2 बार 72 करके 2 बार आया था, यानी कि 2 बार आया था, तो यहाँ एम इक्वल टू क्या हो गया था, एम इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ 2 का होल क्यू माइनस 2 बटे 12 प्लस 13 करके, जो वाई में 13 करके 3 बार आया था, तो एम यहाँ एम इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए 3 का होल क्यू माइनस 3 कर दिए, एम को यहाँ पुट कर दिए। अब बस इसको कैलकुलेट अब कर दीजिए, कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इस प्रकार से ये आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि माइनस में 0.929। ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग सबसे छोटा को पहला अंक दिए थे, इसलिए यहाँ माइनस में आया। सबसे बड़ा को पहला अंक हम देते तो यहाँ पॉजिटिव आता। यहाँ पे अब आप बता दीजिए कि माइनस में अगर .929 है तो कैसा कोरिलेशन संबंध है, कैसा है, 9 से एबव आता था तो मोर देन होता था, बहुत ऊंचा कोरिलेशन, ऋणात्मक। यहाँ पे क्या है कि ऋणात्मक बहुत ऊंचा सहसंबंध, यानी कि मोर सहसंबंध यहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम इसका ये विधि को हम पढ़ लिए। अब आइए देखते हैं इसका कुछ गुण और दोष भी हैं। इसका क्या है कि कुछ गुण और दोष भी हैं, तो आइए देखते हैं इसका गुण और दोष देख लेते हैं। उसके बाद और भी तरीका आता है, उसको भी हम देख लेंगे। इसका सबसे पहला गुण यह है कि इसके ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसका प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है तथा इस ढंग द्वारा और पियर्सन का सहसंबंध गुणांक एक समान
होगा यदि कोई श्रेणी दोहराई ना गई हो। अगर कोई श्रेणी बार बार नहीं दोहराई गई हो तो दोनों का जो रैंक होगा कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का वो एक समान होगा। दूसरा इसका गुण है, यह पद्धति गुणात्मक चरों जैसे सुंदर, नैतिकता, अच्छाई जैसे तत्वों को शामिल करता है। और अगला इसका ये गुण यह है कि जब श्रृंखलाएं श्रेणीबद्ध हो तो केवल इसी पद्धति द्वारा ही सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। मतलब श्रेणीबद्ध की हो तो यह इसका अगला है, वास्तविक श्रृंखलाएं जो होता है, जो दिया हुआ आता है, उसका ढंग सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका आइए दोष भी हम देख लेते हैं। इसका दोष देख लीजिए। पहला दोष यह है कि यह समूह आवृत्ति आवंटन श्रृंखलाओं का प्रयोग नहीं करता है। समूह आवंटन की श्रृंखला का प्रयोग नहीं करता है। इसका दूसरा दोष यह है कि यह ढंग उस समय कठिन तथा अधिक समय का उपयोग कर लेता है जब मदों की संख्या 30 से अधिक दिया हुआ होता है। मदों की संख्या जब 30 से ज़्यादा होता है तो ये भी बहुत ज़्यादा समय का उपभोग करता है। कार्ल पियर्सन, उसके बाद अगला है कि कार्ल पियर्सन के ढंग की तुलना में कम शुद्ध है क्योंकि चर से संबंधित पूर्ण सूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए इसका जो है दोनों के बीच में जो कार्ल पियर्सन और इसमें के बीच में जो दोनों में समानता, उस चीज़ को देखते हैं। दोनों में समानता, सबसे बड़ी समानता क्या है कि दोनों का जो आंसर आएगा वो +1 और -1 के बीच में ही आएगा। दोनों में एक समानता यह है कि मात्रात्मक सूचनाएं गणितीय विधि का यह प्रयोग किया, यानी कि गणितीय विधि का सर्वप्रथम 1890 में किसने किया? कार्ल पियर्सन ने। तो इस विधि को आगे बढ़ाने का, अगला विधि देने का प्रयास स्पीयरमैन ने कब किया? 1904 ईस्वी में। और कार्ल पियर्सन ने कब किया था? 1890 ईस्वी में गणितीय विधि का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से इसमें मात्रात्मक दोनों है, इस चीज़ को बतलाता है। और इसमें यह है कि पियर्सन ढंग में वास्तविक अथवा कल्पित माध्यम से विचलन लिए जाते हैं जबकि कार्ल पियर्सन में, लेकिन जबकि स्पीयरमैन में कर्मों में अंतर होता है। मतलब कर्म जो दिया जाता है उसमें अंतर लिया जाता है। यानी कि स्पष्ट समझिए कि जो कार्ल पियर्सन है वो वास्तविक माध्य और काल्पित माध्य से डिफरेंस लेता है, विचलन को लेता है। और स्पीयरमैन क्या करता है? कर्म देता है, रैंक जो देता है उससे लिया जाता है डिफरेंस को। उसके बाद फार्मूला में भी डिफरेंस है, देख लीजिए। इसमें कार्ल पियर्सन ने क्या किया है? इस फार्मूला को प्रयोग किया, जबकि स्पीयरमैन ने इस फार्मूला को प्रयोग किया। ये रहा दोनों की में अंतर। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ समंक हुआ है जो कार्ल पियर्सन द्वारा की विधि है को से बनाना है आपको। तो ये आपके लिए माध्य मूल्य x का और y का दिया हुआ है, माध्य विचलन। ऐसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो आप इसे भी अवश्य पढ़ें। ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास को कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। कार्ल पियर्सन का मेथड पढ़ रहे थे तब हम इसको पढ़ चुके थे। और देखिए मध्यम विचलनों का गुणनफल जो इतना है ये दिया हुआ है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कि देखिए इसका आंसर यहाँ प्राप्त हुआ है, यानी कि 0.89। ये क्या है? उच्च धनात्मक सहसंबंध है, उच्च धनात्मक सहसंबंध है। इसका अगला एग्जाम्पल है, देख लीजिए इस प्रकार से, जो कि हमने पिछले क्लास में भी हम पढ़ लिए हैं। n दिया हुआ है, समेशन ऑफ x दिया हुआ है, समेशन ऑफ y दिया हुआ है, समेशन ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ है, समेशन ऑफ y स्क्वायर दिया हुआ है, तथा समेशन ऑफ x y भी दिया हुआ है। तो आपको रैंक निकालना है, r निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रैंक ये कोरिलेशन निकालना है, r निकालना है। और r के ये जो है स्पीयरमैन का है। यहाँ जो भी डाटा दिया हुआ है आपके पास क्या है कि कार्ल पियर्सन का मेथड का डाटा दिया हुआ है। तो आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। इसको बस कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। ये देखिए इस फॉर्मूला पर पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब इसका आपको
रैंक कोरिलेशन जो है, यानी कि उसका कार्ल्स पियर्सन का विधि से एक एग्जांपल आपको देते हैं कि इसको आप बनाइए। यह एक्स और वाई कल्पित माध्य से ली गई विचलन के द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि आप इतना समझिए कि एग्जाम्स में आपको क्या कहेगा कि कल्पित माध्य के माध्यम से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करिए। तो आप क्या समझेंगे, यहाँ तो कार्ल्स पियर्सन और ये स्पीयरमैन का तो नाम ही नहीं लिया, यहाँ सिर्फ क्या किया, कल्पित माध्य के माध्यम से कर दिया। या तो आपको कह देगा कि माध्य के से विचलन लेकर के आप सहसंबंध गुणांक करिए, या तो आपको कह देगा कि आप जो रैंक कर्म के डिफरेंस के कर्म का डिफरेंस के अनुसार दे देगा, और इसके तहत आपको सहसंबंध को रिलेशन निकालना बोलेगा। तो रैंक का मतलब क्या हो गया, रैंक में डिफरेंस लाना है तो किससे, स्पीयरमैन से, और कल्पित माध्य और माध्य से निकालना हो, अर्थमेटिक मीन से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, को ये कार्ल्स पियर्सन के माध्यम से के मेथड से बना सकते हैं। इसका हम सूत्र यहाँ पे दे दिए हैं, देख लीजिए क्या है कि कार्ल्स पियर्सन का सूत्र है, गुणात्मक है वास्तविक मूल्य से जो निकाला हुआ। जब ये वास्तविक माध्य से निकालते हैं इसको तो इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, और जब कल्पित माध्य से करते हैं प्रत्यक्ष विधि में, जब माध्यम से विभिन्न माध्यम से निकालते हैं तो इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। अगला है लघु विधि, भी हम लोग देखें कल्पित माध्य से निकालने के लिए क्या था, इस विधि का प्रयोग करते थे, जो आपको एक जगह पे हमने इस कंटेंट्स को एक साथ करने का प्रयास किया है। उसके बाद क्या है, स्पीयरमैन का कर्म सहसंबंध को ज्ञात करना है का फार्मूला ये है। तो पहला फार्मूला इसका क्या था, ये था, देख लीजिए, यानी कि डी जो था, डी स्क्वायर क्या लेते थे, कर्मों के अंतर का वर्ग लेते थे। इस चीज़ को हम यहाँ डिनोट करें, यानी आपको युगलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ आइटम को लेते थे। अब क्या था, यहाँ एम जो है सो देख लेते, जो बार बार रिपीट हो रहा था, जब एक ही बात, इसमें ई फार्मूला का प्रयोग कब करते थे हम, कब करते हैं कि जब एक ही मूल्य बार बार रिपीट होता है, जैसे कि 13 रिपीट हो रहा था, वहीं 72 रिपीट हुआ है। अगर 55 भी रिपीट होता तो एक बार और भी हम लेते, इसके साथ में एक प्लस के साथ, ये देख लीजिए 3 बार रिपीट होता कोई भी चीज़, एक बार और कोई अंक रिपीट होता तो यहाँ जोड़ करके ये भी ले लेते और यहाँ से हम डिवाइड कर देते। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। इसके बाद जो है सो हो सकता है अगर 3 डाटा दिया हो, अगर आपके पास 3 डाटा दिया हो, मान लीजिए ए बी और सी दिया हो, तो इसका क्या करेंगे हम, तीनों का मान लीजिए रैंक दिया हुआ है या तो मूल्य दिया हुआ, तो तीनों का रैंक हम पहले निकालेंगे, रैंक देंगे तीनों का। उसके बाद एक बार हम डिफरेंस यानी कि D1 निकालेंगे, तो ए और बी का डिफरेंस लेंगे, यानी कि ए माइनस बी। और अगर D2 निकालना है तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे D2 निकालेंगे तो क्या है ए माइनस सी, और D1 ए माइनस बी। और अब क्या बच गया, D3, इसका 3 आंसर आएगा, 3 वैल्यू आएगा। तो D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, बी माइनस सी बराबर बी माइनस सी कर देंगे। तो इस प्रकार से 3 डाटा निकल के आ जाएगा, और हम इस प्रकार से तीनों का डी स्क्वायर D1 यानी कि क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल करके हम क्या करेंगे, D1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर D2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर D3 का स्क्वायर कर देंगे, और सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ D1 स्क्वायर, और फिर हो जाएगा समेशन ऑफ D2 स्क्वायर, और फिर हो जाएगा समेशन ऑफ D3 स्क्वायर। तो इसका एक अलग फॉर्म पुट कर देंगे, इसका अलग फॉर्म, सेम फार्मूला पर अलग अलग हम निकाल देंगे तो 3 वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसमें से हम देखेंगे जो जिसमें ज़्यादा विरोधी मत होते हैं, है ना, वह निर्धारित उसको अधिकतम, उसको न्यूनतम कहेंगे। ज़्यादा विरोधी होने पर अधिकतम और कम विरोधी होने पर
न्यूनतम मानेंगे। ऐसा एग्जाम्पल के रूप में हम एक आपको फुटकर उदाहरण के रूप में हम PDF फाइल आप लोग को अपलोड कर दे रहे हैं। उस चीज़ को आप देख लीजिए, यानी कि इसी मेथड पर ये 3 रैंक अगर मूल्य दिया हुआ हो और या तो तीनों का रैंक दिया हो तो कैसे निकालते हैं उसका हम एग्जाम ये दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है थ्योरी का भी और ये कैलकुलेशन करने वाला भी हम एग्जाम्पल में जो मॉडल्स क्वेश्चन आते हैं, जो जैसा एग्ज़ाम में आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन हम PDF फाइल के रूप में अपलोड कर देंगे। तो आज इतना ही। आज हम लोगों ने कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कोरिलेशन का रैंक विधि को हम पढ़ लिए। तो अगला तरीका हम पढ़ेंगे इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में सूचकांक, जो दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है, सेमेस्टर 5th के ऑनर इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले और जो इकोनॉमिक्स रखे हैं पास कोर्स के रूप में, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि जनरल से BA कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जो इकोनॉमिक्स रखें, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।